तो अगला टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक जैसे टर्म आता है, यू मतलब ट्रू, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस। तो अगर ट्रू न्यूक्लियस है तो इस तरह के सेल को हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। अब यूकैरियोटिक सेल में क्या आ गया? तो यूकैरियोटिक सेल इंक्लूड्स क्या? सारे प्रोटिस्टा, प्लांट्स, एनिमल और फंगाई। सिर्फ किंगडम मोनेरा को छोड़ दो तो बाकी सब के सब यूकैरियोट्स हैं। तो यूकैरियोटिक्स include all protist, plants, animals and fungi। ठीक है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको देखने को मिला यूकैरियोट्स में? पहला, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स। राइट, पहला है मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन। एक टर्म यूज होता है जिसको हम कहते हैं एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो इसको हम कहते हैं एक्सटेंसिव, एनसीईआरटी का लाइन है, कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। और क्या था? दे हैड लोकोमोटरी स्ट्रक्चर ऑल्सो, है ना। तो दे हैड अ वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स वे प्रेजेंट। और इसमें एक और जोड़ो, साइटोस्केलेटल भी जोड़ देना जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क दे रहा है। स्ट्रक्चर्स वेयर प्रेजेंट। ठीक है, चलिए एनसीईआरटी इस पैराग्राफ में क्या कह रही है देख लेते हैं। तो यूकैरियोट्स इंक्लूड्स ऑल प्रोटिस्ट, प्लांट, एनिमल एंड फंगाई, पहला बात। ठीक है, फिर बोला एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ठीक है, न्यूक्लियस है विथ न्यूक्लियर इन्वेलप है, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। और वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। तो ठीक है, जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। ठीक, ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। तो अब हमको डिफरेंस देख लेते हैं प्लांट और एनिमल सेल का। ठीक है, आइए प्लांट और एनिमल सेल का डिफरेंस देखते हैं। प्लांट सेल, एनिमल सेल, मेजर डिफरेंस क्या क्या सर? पहला, सबसे पहला डिफरेंस, सेल वॉल इज प्रेजेंट यहां पे, एब्सेंट है सेल वॉल, है ना। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर प्लांट सेल और एनिमल सेल का। ठीक है, सेल वॉल डेड होता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंटर क्या हो गया सर? कि इसके पास लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। वैक्यूल प्रेजेंट हो सकता है या बहुत छोटा होगा, एब्सेंट और स्मॉल वैक्यूल। ठीक है, अच्छा तीसरा यहां पे सेंट्रियोल एब्सेंट है।
यहां पे प्रेजेंट है। सेंट्रियोल एनिमल सेल में पाया जाता है जो सेल डिवीजन के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, चौथा पॉइंट सर क्या है यहां पे? प्लास्टिड्स या क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, और यहां पे एब्सेंट होता है। ठीक है, तो ये चार मेजर डिफरेंस है बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स। ठीक है, चलिए ठीक है भाई, यहां तक हो गया, बहुत बढ़िया। तो देखो क्या क्या इस पैराग्राफ में कह रहा है। तो ईच यूकैरियोटिक सेल्स are not identical. Plant and animal cells are different as the former possess cell wall, plastid, large central vacuole, which is absent in humans. On the other hand, animal cells have centrioles, which is absent in most of the plant cells. ठीक है, तो ये हमने यूकैरियोटिक सेल का इंट्रोडक्शन देख लिया। अब ये डायग्राम देखोगे तो डायग्राम को हम लोग लास्ट में लेंगे ताकि आपको दिक्कत ना आए। एक बार हम रिवीजन जब करेंगे तो इसी डायग्राम में सारे फीचर्स इसके ऐड कर देंगे, तो इसको लास्ट में हम लेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले चीज पे, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। अब यहां से थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पार्ट आपका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें, ठीक है, क्या सेल मेम्ब्रेन लिविंग है या डेड है? तो इट इज लिविंग। ठीक है, क्या चीज का बना होता है? मेड अप ऑफ phospholipid एंड प्रोटीन। अभी इस पे डिटेल में बात करेंगे, वैसे सिर्फ इतना बता रहे। ठीक है, और कहां प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन, तो सब में प्रेजेंट है, इन ऑल प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ठीक है, क्योंकि यही आउटसाइड लिमिटिंग बाउंड्री जो है वो सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, और इसीलिए इसको हम सेल्यूलर स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं होगा तो सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं होगा। जैसे वायरस के पास सेल मेम्ब्रेन नहीं होगा, वायरस लैक्स सेल मेम्ब्रेन, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ए सेल्यूलर कहते हैं। वायरस को हम ए सेल्यूलर कहते हैं। ठीक है सर, बढ़िया। सेल मेम्ब्रेन का जो डिटेल स्ट्रक्चर बना था वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बनने के बाद आया था। आपने देखा था कि 1930s में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया था, तो डिटेल स्ट्रक्चर 1950 के बाद हमें पता चला। स्ट्रक्चर was observed after the advent of electron microscope, after the advent of मतलब 1950 के बाद हुआ था। ठीक है, हमने भी बात किया इट इज कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन। कंपोज्ड ऑफ और भी चीज होता है, बट अभी बात करें कंपोज्ड ऑफ। याद रखना फॉस्फोलिपिड है, ग्लाइकोलिपिड कम होता है, फॉस्फोलिपिड ज्यादा होता है। ठीक है, फॉस्फो सवाल आता है तो इसको हाईलाइट कर दो, फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। ठीक है, अब लिपिड और प्रोटीन का जो कंपोजिशन होता है वो वेरी करता है फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन टू सेल मेम्ब्रेन। द कंपोजिशन ऑफ lipids and proteins vary from
सेल मेम्ब्रेन ऑफ डिफरेंट सेल्स। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, आरबीसी मेम्ब्रेन, एक्चुअली ये एक वन ऑफ द एग्जांपल है जहां पे प्रोटीन का कॉम्पोजिशन ज्यादा होता है। तो आरबीसी मेम्ब्रेन, इसको हम लोग एक स्पेसिफिक टर्म भी देते हैं, इसको हम कहते हैं डोनन्स मेम्ब्रेन। ठीक है, पूरी जब आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो इसकी पूरी फिजियोलॉजी पढ़ते हैं आप, डोनन्स मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें क्या होता था, इसमें 52% लिपिड होता था, सॉरी 52% प्रोटीन होता था और 40% लिपिड होता था। 52% प्रोटीन होता था और 40% लिपिड होता। तो यहां पे प्रोटीन की मात्रा ज्यादा था क्योंकि ट्रांसपोर्ट करना था हमको। ठीक है, दूसरा एग्जांपल होता है, इसको हम कहते हैं माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें प्रोटीन की संख्या कम होती है और लिपिड ज्यादा, माइलिन शीथ है ना, तो लिपिड का ये, तो यहां पे 80% लिपिड होता है एंड 20% प्रोटीन होता है। तो इसी तरह से इट वेरीज फ्रॉम डिफरेंट सेल। ठीक है, एक बार अगर हम स्ट्रक्चर देखें फॉस्फोलिपिड का, स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोलिपिड, ठीक है, तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है। इसका एक पोर्शन होता है जिसको हम हेड कहते हैं और दूसरा पोर्शन होता है जिसको हम टेल कहता है। अब इस टेल का भी स्ट्रक्चर थोड़ा बेंट होता है, ठीक है, जिससे आदान प्रदान या फ्लूइडिटी मिलता है। इसके बारे में भी तुम जब मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ोगे मेडिकल कॉलेज में तो इस पर डिटेल में पढ़ते हो, हम अभी उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ये जो है, इस पोर्शन को हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक हेड। ठीक है, और ये नीचे वाले पोर्शन को हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक टेल। ठीक है, तो ये तुम्हारा, या इसको हम कह देंगे हेड जो है ये पोलर है, मतलब इसको पानी से प्यार है, और टेल जो है ये नॉन पोलर है, मतलब इसको पानी से प्यार है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है। तो अगर हम यही सेल मेम्ब्रेन में डालें तो सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ अ लिपिड बाइलेयर। तो अगर हम यही स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन is made up of lipid bilayer with protein embedded onto it, with proteins onto it। ठीक है, कैसा होता है सर ये लिपिड बाइलेयर, इसकी बात करते हैं। तो क्या बोला मैंने सर, ठीक है, ये लिपिड का एक लेयर हो गया, नीचे वाला लेयर हो जाएगा तो लिपिड बाइलेयर विथ हाइड्रोफिलिक हेड बाहर की तरफ और हाइड्रोफोबिक टेल अंदर की तरफ। ठीक है, इसमें प्रोटीन्स एम्बेडेड है, इसमें प्रोटीन्स एम्बेडेड है। तो मान लो कुछ प्रोटीन सरफेस पे होगा ऐसे,
कुछ प्रोटीन्स आपके इसके सरफेस पे होगा, कुछ प्रोटीन्स बिल्कुल डीपली एम्बेडेड होगा, और कुछ प्रोटीन इसको पार कर दे रहा होगा। कुछ प्रोटीन लेट्स से डीपली एम्बेडेड प्रोटीन है, और कुछ प्रोटीन जो है ये इसको पार कर दे रहा होगा। ठीक है, आई जो प्रोटीन पार करके रास्ता कराता है इनको हम चैनल प्रोटीन्स कहते हैं। अभी के बारे में भी बात करें। ओके, ठीक है, तो यहां पे देखो, ठीक है, तो हमको क्या क्या दिखा, इसको मैंने बोला लिपिड बाइलेयर। ठीक है, तो ये आउटसाइड वाला पोर्शन हो गया जो सेल का, और ये इनसाइड वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, जिसमें ये पोर्शन जो है दिस इज हाइड्रोफिलिक हेड। ठीक है, और ये पोर्शन जो है इट इज हाइड्रोफोबिक टेल। तो बाहर की तरफ जो होता है वो हाइड्रोफिलिक हेड होता है, अंदर की तरफ जो होता है वो हाइड्रोफोबिक टेल होता है, जो आपने यहां पे देखा है। ठीक है, अच्छा, और इसमें प्रोटीन एम्बेडेड है। तो कैसे कैसे प्रोटीन है सर? जो सरफेस प्रोटीन है इसको हम कहते हैं पेरीफेरल प्रोटीन, जिसको हम इजिली रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, और 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 जो डीपली एम्बेडेड प्रोटीन, इसको हम कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। जो डीपली एम्बेडेड प्रोटीन है इसको हम कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक है, अच्छा, अब इस पे शुगर भी हो सकता है। तो शुगर कहां हो सकता है? मान लो प्रोटीन पे शुगर है तो क्या कह देंगे इसको? ग्लाइकोप्रोटीन। मान लो लिपिड पे शुगर है तो क्या कह देंगे इसको? ग्लाइकोलिपिड। तो यहां पे ये मान लेते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, दैट इज शुगर इस पे, और ये मान लेते हैं ग्लाइकोलिपिड। क्यों? क्योंकि शुगर लिपिड के ऊपर है। और क्या होता है सर? और मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी के लिए कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी के लिए कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट्स में कोलेस्ट्रॉल नहीं प्रेजेंट होता, दूसरा कंपोनेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम हैपेनॉइड्स कहते हैं। प्रोकैरियोट्स में कोलेस्ट्रॉल नहीं प्रेजेंट होता, दूसरा कंपोनेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम हैपेनॉइड्स कहते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखिए। तो पहला पॉइंट बोला हमने, सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ अ लिपिड बाइलेयर विथ प्रोटीन्स एम्बेडेड ऑनटू इट। ठीक, लिपिड बाइलेयर की अगर हम बात करें तो हमको क्या देखने को मिलता है? हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। तो बाहर की तरफ हाइड्रोफिलिक हेड है, अंदर जो है दैट इज हाइड्रोफोबिक टेल। तो हाइड्रोफोबिक, तो क्या होता है सर कि द हाइड्रोफिलिक हेड प्रोटेक्ट्स द हाइड्रोफोबिक टेल फ्रॉम एक्वस एनवायरनमेंट। तो लाइज on the outer side and protects the hydrophobic tail from aqueous environment, protects the
tail from aqueous environment, protects the hydrophobic tail from aqueous environment. ठीक है, हाइड्रोफोबिक टेल अंदर रहता है, इट protrudes towards the inside. ठीक है, फ्रॉम द एक्वस एनवायरमेंट, और ये दोनों साइड आउटसाइड है। देखो ये जनरली लोग कंफ्यूज आते हैं कि ये बाहर है तो ये अंदर है, नहीं, ये देखो ये इधर से भी बाहर है और इधर से ही बाहर है। मतलब कि मान लो अगर ये एक मेरा सेल मेम्ब्रेन है ना, तो एक साइड कैसा हुआ, एक साइड इधर का हुआ, ठीक है, और दूसरा साइड कैसा हुआ, दूसरा साइड इधर का हुआ। तो यहां पे सेल कंटेंट से बचा रहा है हाइड्रोफोबिक टेल को, क्योंकि उसमें भी एक्वा सब्सटेंसेस हो सकते हैं, और यहां से आउटसाइड से बचा रहा है, यहां से आउटसाइड से बचा रहा है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा लिपिड बायलेयर का। ठीक है, दूसरा क्या था सर, प्रोटीन्स प्रेजेंट थे। ठीक है, प्रोटीन्स प्रेजेंट, कैसे प्रोटीन्स होते हैं सर, तो बेस्ड ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, कैसे आप हटा सकते हो, कितनी आसानी से आप हटा सकते हो, बेस्ड ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, proteins are of two types, are of, कौन कौन सा टाइप है सर, सबसे पहला है दैट इज पेरीफेरल प्रोटीन। पेरीफेरल मतलब सरफेस पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ द लिपिड बाइलेयर एंड कैन बी इजिली एक्सट्रैक्टेड। सरफेस ऑफ lipid bilayer and can be easily extracted. ठीक है सर, दूसरा क्या सर, दूसरा इज इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन क्या हुआ सर, इट इज डीपली एम्बेडेड प्रोटीन, है ना, इट इज डीपली एम्बेडेड प्रोटीन इन द लिपिड बाइलेयर, जिसको आसानी से एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाता। एंड कांट बी easily extracted, it can't be easily extracted, तो इसको हम क्या कह देते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक है, तो ये प्रोटीन्स की बात होगी। ठीक है सर, अच्छा, और क्या क्या चीज प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट है, are also present on the surface of protein। क्या कह देंगे इसको, इसको हम कह देंगे ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, बहुत कम क्वांटिटी में ग्लाइकोलिपिड प्रेजेंट होता है, तो मेजॉरिटी ऑफ द लिपिड इन द सेल मेम्ब्रेन इज फॉस्फोलिपिड। ठीक है, तो पॉइंट लिख लो, ग्लाइकोलिपिड इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट
So the majority of lipid कौन सा है? It is तुम्हारा phospholipid. So the majority of lipid is phospholipid. Majority of lipid is phospholipid. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको हाईलाइट कर दीजिएगा। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ लिपिड जो मेरे पास है कौन से लिपिड है सर? इट इज फॉस्फोलिपिड। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, कम अमाउंट में, जो मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी देता है। इज ऑल्सो प्रेजेंट एंड प्रोवाइड्स membrane stability. Cholesterol is also provides and provides membrane stability. ठीक है, ठीक, हमने स्ट्रक्चर देख लिया। मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल जो है, जो सेल के मैकेनिज्म या सेल मेम्ब्रेन के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करता है, उसको हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। इसका एक लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल किसने दिया था? was given by निकोलसन एंड सिंगर साइंटिस्ट थे। कब? इन 1972। ठीक है, क्या बोला सर? क्या बोला सर? क्या बोला था? यहां पे एक वर्ड, एक लाइन बड़ा अच्छा यूज किया, जिसको समझना हमें बहुत जरूरी है। क्या बोला? कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, पहला तो हमने पढ़ लिया कि लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड, ध्यान से सुनना वर्ड, फिर मैं समझाऊंगा। द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ lipids enables the lateral movement of proteins within the overall lipid bilayer। ठीक है, समझो बात क्या बोल रहा है? क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड। फ्लूइडिटी कौन शो कर रहा है? फ्लूइडिटी शो कर रहा है लिपिड। ठीक है, और इससे लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन हो रहा है। अब मैं इसको समझाता हूं। देखो, सपोज मान लो कि मैंने एक जार ऑफ पानी रखा, ठीक है, मैं उस जार ऑफ पानी को हिला रहा, उसमें 3-4 बॉल डाल दिया। तो जब मेरा पानी ऐसे बाएं दाएं सब जगह मूव करेगा, बट बॉल क्या होगा? उसी मेम्ब्रेन में ऐसे बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं ऐसे मूव करेगा, लेटरल साइड बाय साइड मूवमेंट शो करेगा। तो कह रहा है इसमें कि लिपिड जो है उल्टा पुल्टा हो सकता है, फ्लिप फ्लॉप कर सकता है, बट प्रोटीन्स लिपिड बायलेयर में सिर्फ लेटरल मूवमेंट, साइड बाय साइड मूवमेंट शो करेगा, है ना? तो क्या कह रहा है कि इसका तात्पर्य है कि लिपिड, ब्रैकेट में इसको लोग, लिपिड्स कैन फ्लिप फ्लॉप बट प्रोटीन कैन नॉट। लिपिड फ्लिप फ्लॉप कर सकता है, प्रोटीन फ्लिप फ्लॉप नहीं करता है। लिपिड्स कैन फ्लिप फ्लॉप बट प्रोटीन्स कैन नॉट। प्रोटीन सिर्फ लेटरल मूवमेंट शो कर सकता है विद इन द लिपिड बायलेयर। प्रोटीन्स ओनली शो, समझ में आया मतलब?
movement within the lipid bilayer. ठीक है, एक पॉइंट और यहां पे ऐड कर लो कि दिस एबिलिटी टू मूव within the membrane is measured as fluidity. इसी को हम बोलते हैं is measured as its fluidity. ठीक है, तो fluidity is a phenomena because of lipid. Fluidity is a phenomena because of lipid. ठीक है, समझ में आया सर? समझ में आया यहां पे हमने क्या बात की? ठीक है, आइए एक बार यहां पे एनसीईआरटी माटा का डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो क्या कहा? द डिटेल्ड स्ट्रक्चर of the membrane was studied only after the advent of electron microscope in the 1950s. ठीक है, meanwhile chemical studies on cell membrane, especially RBC, showed the possible structure of plasma membrane. तो क्या बोला कि the cell membrane is mainly composed of lipids and protein. Major lipids कौन से हैं? Phospholipids that are arranged in a bilayer. Also, lipid are arranged within the membrane with polar head, जो hydrophilic head है, towards the outer sides and hydrophobic tail towards the inner part. This ensures the non-polar tail of saturated hydrocarbonic. बड़ा important point है. Non-polar tail किसका बना हुआ है? Saturated hydrocarbon का बना हुआ है. एक point यहाँ पे लिख लीजिए, जो non-polar tail है, it is made up of सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. पता है ना, सिंगल बॉन्ड्स वाला. ठीक है, ठीक. इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरमेंट. ठीक है, इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन नहीं लिखा था, मैंने कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन दे दिया. ठीक है, later biochemical investigation clearly revealed that cell membranes also possess proteins and carbohydrate. Ratio of protein and lipid varies considerably in different cells. Membrane of RBC या erythrocyte is 52% protein and 40% lipid. ठीक है, हमने एक और ऐड करके आपको बता दिया माइलिनेटेड नर्व फाइबर का क्या होगा. Depending on the ease of extraction, membrane protein can be classified as integral or peripheral. ठीक है, peripheral lie on the surface while integral are partially or totally buried in the membrane. तो एक्सट्रैक्ट किसको आसानी से कर सकते हैं? पेरिफेरल को कर सकते हैं, इंटीग्रल को नहीं कर सकते हैं. डायग्राम देख लीजिए. शुगर, तो अगर शुगर किसके साथ लगाया? प्रोटीन के साथ लगाया, तो क्या हो गया? ग्लाइकोप्रोटीन हो गया. ये पेरिफेरल प्रोटीन है, देखो सरफेस पे है. ये इंटीग्रल प्रोटीन है जो डीपली इमिटेड है. ये फॉस्फोलिपिड लेयर हो गया, और यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल है जो इसको मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी दे रहा है. तो इसके लेबलिंग पे सवाल आ सकता है आपके. ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद है an improved model of the structure of membrane was proposed by Singer and Nicholson in 1972 and it is the widely accepted model जिसको हम fluid mosaic model कहते हैं. क्या बोला इसके अकॉर्डिंग? The quasi fluid nature of lipid enables lateral movement of protein within the overall lipid layer and this ability to move within the membrane is termed as fluid. ठीक है, ठीक है सर, बढ़िया. फंक्शन पे आ जाएंगे सर. फंक्शन क्या होता है? तो मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन एक्सेट्रा. तो फंक्शंस में लिख लो. क्या है सर? सेल ग्रोथ,
ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या बोल रहा है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्यूलर जंक्शन। सिक्रीशन में हेल्प करेगा, वेसिकल्स फ्यूज आउट हो जाते हैं। एंडोसाइटोसिस, कोई चीज को अंदर लेना है, एंडोसाइटोसिस कोई चीज को बाहर ले जाना है, एक्सोसाइटोसिस। ठीक, एंडोसाइटोसिस में ठीक है, दो तरह का एंडोसाइटोसिस होता है। एक को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस, कोई फूड तुम इनगल्फ कर रहे हो, सॉलिड पार्टिकल इनगल्फ कर रहे हो तो उसको हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, और अगर लिक्विड तुम इनगल्फ कर रहे हो तो उसको हम पाइनोसाइटोसिस कहते हैं। और लिक्विड तुम इनगल्फ कर रहे हो तो उसको हम पाइनोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, और क्या हेल्प कर रहा है, इट इज हेल्पिंग इन सेल डिविजन, इट इज हेल्पिंग इन सेल डिविजन ऑल्सो। ठीक है, ठीक है सर। तो ये हमने फंक्शन इसका देख लिया। ठीक है, अब आते हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। हम लोग एनसीईआरटी को इस लेवल से एम्पलीफाई कर रहे हैं ना कि इसके बियॉन्ड तुम एक सवाल नहीं पूछोगे आगे। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। कैसा कैसा ट्रांसपोर्ट हो सकता है मेम्ब्रेन का सर? सबसे पहला जो ट्रांसपोर्ट होता है इसको हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव मतलब क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट में देयर इज नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट का अगर सबसे पहला पॉइंट होगा तो क्या है भैया? एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी नहीं, पैसिव हो रहा है, आराम से बिना ताकत लगाए हो रहा है ना। तो देयर इज नो एक्सपेंडिचर ऑफ देयर इज नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? अपहिल ट्रांसपोर्ट है या डाउनहिल ट्रांसपोर्ट है? अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है अलोंग कहने का मतलब है हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, या डाउनहिल ट्रांसपोर्ट कहते हैं इसको। इसको हम एक टर्म और देते हैं, दैट इज डाउनहिल ट्रांसपोर्ट। क्या कैरियर प्रोटीन रिक्वायर्ड होगा? हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, कैरियर प्रोटीन मे और मे नॉट बी रिक्वायर्ड ट्रांसपोर्ट करने के लिए। क्या प्रोटीन्स का इन्वॉल्वमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कैरियर प्रोटीन में और मे नॉट बी रिक्वायर्ड। ठीक है सर, नहीं रिक्वायरमेंट होगी कैरियर प्रोटीन की। ठीक है, अच्छा। कैसा कैसा टाइप होता है सर? तीन तरह का होगा। एक है आपका सिंपल डिफ्यूजन, एक हो गया आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है, और तीसरा हो गया आपका ऑस्मोसिस, दैट इज डिफ्यूजन ऑफ वाटर या सॉल्वेंट कह लो। ठीक है, तो ये तीन तरह के आपके पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गए। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, तो कैसा होता है सर? ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, है ना, मतलब एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी हो रहा है, एक्टिवली हम
प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहे हैं, तो देयर इज एक्सपेंडिचर ऑफ ठीक है, इट इज अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो कैसा ट्रांसपोर्ट है? मतलब लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। हायर कॉन्सेंट्रेशन। क्या कैरियर प्रोटीन रिक्वायर्ड है? यस, कैरियर प्रोटीन इज रिक्वायर्ड। कैरियर प्रोटीन इज रिक्वायर्ड। कैरियर प्रोटीन इज रिक्वायर्ड। तो इस तरह के ट्रांसपोर्ट को हम अपहिल ट्रांसपोर्ट कहते हैं। यहां पे इस तरह के ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहते हैं? इसको हम अपहिल ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इस तरह को हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो तरह का होगा सर। एक हो गया प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और एक हो गया सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, आइए देखते हैं इन सबको एक जगह पहले डाल के। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम सिंपल डिफ्यूजन की बात करें, इसको ना हम टेबुलर फॉर्म में कर लेते हैं। ठीक है, और दूसरा आ जाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और तीसरा डाल देते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ऑस्मोसिस अलग से पढ़ लेंगे। ठीक है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो अगर सिंपल डिफ्यूजन की बात करें तो क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट ऑफ कौन सा मॉलिक्यूल, हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक? ट्रांसपोर्ट ऑफ पोलर या नॉन पोलर? नॉन पोलर, सिंपल डिफ्यूजन में, क्योंकि मेम्ब्रेन क्रॉस कराना। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ नॉन पोलर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोलर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मैं सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, तो मेम्ब्रेन को रख रहा हूं। ठीक है, वैसे सिंपल डिफ्यूजन, मान लो कि मैंने एक परफ्यूम छिड़का और सब जगह स्प्रेड कर गया, दैट इज ऑल्सो डिफ्यूजन। तो जहाँ ऐसे भी जगह होती है जहां पे मेम्ब्रेन की बात नहीं होती। अभी हम मेम्ब्रेन के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, नहीं तो ऐसे तो पोलर नॉन पोलर से मतलब ही नहीं। ठीक है, अच्छा, तो ये वाली बात होगी। ठीक है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन हो गया। ठीक है, यहां क्या होगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन। हम याद रखना अलोंग मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। ठीक है, हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन। ठीक है, ये भी डाउन हिल है, ये भी डाउन हिल है। यहां भी नो एटीपी या एनर्जी रिक्वायर्ड, यहां भी
नो एटीपी या एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, गेम कहां बदलता है, यहां पे कैरियर प्रोटीन इज रिक्वायर्ड, इज नॉट रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि हाइड्रोफोबिक एक्वस इन्वायरमेंट में आया, पार करके चला गया, उसको मतलब ही नहीं है, एफिनिटी दिखा नहीं रहा पोलर मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, तो कैरियर प्रोटीन इज नॉट रिक्वायर्ड। यहां पे कैरियर प्रोटीन का रिक्वायर्ड होगा ताकि टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बाइंडिंग टू द हाइड्रोफिलिक हेड, है ना। अभी तुमको दिखाएंगे कैरियर प्रोटीन इज रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट its contact with हाइड्रोफिलिक हेड। ठीक है, ठीक है सर। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात क्या करेंगे, तो अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, दोनों पोलर नॉन पोलर, मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब लोअर टू हायर कंसेंट्रेशन या अपहिल। या इसको हम कह सकते हैं अपहिल। ठीक है, दूसरा एटीपी रिक्वायर्ड है अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, एटीपी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी इज रिक्वायर्ड। और तीसरा कैरियर प्रोटीन भी रिक्वायर्ड होगा, सोडियम पोटेशियम पंप चाहिए या कुछ भी, है ना, कैरियर प्रोटीन इज रिक्वायर्ड। इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात होगी। ठीक है, ठीक है सर। तुमको अभी हम एक एनोलॉजी से ये पूरा समझाएंगे। ठीक है, बस एक बार ऑस्मोसिस की भी बात कर लेते हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है, क्या सर, डिफ्यूजन ऑफ, बहुत ध्यान से सुना, इसमें लोग ना कंफ्यूज कर जाते हैं, डिफ्यूजन ऑफ वाटर या सॉल्वेंट अलोंग अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। या यहां पे एक पॉइंट हमेशा लिख लो तो तुम्हारी आसान हो जाएगी, क्या, फ्रॉम डाइल्यूट टू कॉन्सेंट्रेटेड, फ्रॉम डाइल्यूट टू कॉन्सेंट्रेटेड। तो टेक्निकली लोग को लगता है लोअर टू हायर कंसेंट्रेशन जाता है, बट हम सॉल्वेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, है ना। सॉल्वेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये हायर, ये लोअर है, डाइल्यूट में पानी ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेटेड में पानी कम है, तो ज्यादा पानी से कम पानी। ठीक है, एक ये भी याद लिख लो, ज्यादा पानी से कम पानी, तो कभी कंफ्यूज नहीं हो गया, से कम पानी। क्या मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड है कैरियर प्रोटीन रिक्वायर्ड, नो। प्रोटीन नॉट रिक्वायर्ड एंड कैरियर प्रोटीन नहीं रिक्वायर्ड, और क्या सर, और क्या, नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी ऑल्सो। ठीक है, मैं दिखाता हूँ। देखो, सपोज मान लो मेरे पास दो सॉल्यूशन है, एक ये, बी है। ठीक है, मान लो ये ए है, ये बी है, और ये सेमी परमियल मेम्ब्रेन है। ठीक है, यहां मान लेते हैं 1 kg शुगर, ठीक है, और 1 लीटर वाटर। ठीक है, यहां पे मान लेते हैं 1 kg शुगर और 2 लीटर वाटर। कहाँ मूवमेंट होगा, ए टू बी या
B2 है। तो डाइल्यूट कौन है? पानी ज्यादा किसमें है? तो ये डाइल्यूट है। कॉन्सेंट्रेटेड कौन है? पानी ज्यादा किसमें कम है? ये कॉन्सेंट्रेटेड है। तो मूवमेंट कहां से होगा? डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड होगा। तो मतलब मूवमेंट फ्रॉम B to A, yes or no? मूवमेंट फ्रॉम B to A, राइट? ठीक। अच्छा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी दो तरह का होता है। एक को हम कहते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक को हम कहते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो सपोज सपोज मान लो कि मैं एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। ठीक है, ये है भाई हमारे चिंटू प्रसाद। ठीक है, ये है हमारे चिंटू, ये है हमारा मिंटू, और ये है हमारी पुकी। पुकी लड़की का बनाएंगे। ये हमारी सुंदर सुशील पुकी। ठीक है, अब समझो। और ये है तुम्हारे सर की क्लास, ये मेरी क्लास। अब क्या क्या केस सिनेरियो हो सकता है वो बताते हैं। ये है मेरी क्लास जहां हम पढ़ा रहे हैं। चश्मा बना दे अपना। ओ माय गॉड, क्या हैंडसम लग रहा है। ठीक है, ये आनंद सर की क्लास। ध्यान से सुनना मेरी बात। ठीक है, अब मान लो चिंटू है बड़ा सिंसियर बच्चा, गुड बॉय। चिंटू इज अ वेरी गुड बॉय। और चिंटू जो है, इसको इंटरेस्ट भी है मेरी क्लास में आने का। मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, कुछ भी नहीं करना पड़ता चिंटू को, और चिंटू डायरेक्टली मेरी क्लास में आ जाता है। ना मैंने कोई एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी किया, ना चिंटू को मोटिवेशन दिया, ना चिंटू को कुछ किया। तो इस तरह के डिफ्यूजन को हम क्या कहेंगे? सिंपल डिफ्यूजन। इस तरह के डिफ्यूजन को हम क्या कहेंगे? सिंपल डिफ्यूजन। डायरेक्टली चिंटू मेरी क्लास में आ गया बिना एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी के, तो इस तरह के डिफ्यूजन को हम कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, मिंटू थोड़ा शरारती सा बच्चा है, बट ईमानदारी है इसके अंदर। अगर तुम इसको मोटिवेशन दो, तुम इसका डिस्ट्रैक्शन हटा दो, तो ये क्लास कर लेता है। तो मिंटू के साथ हमने क्या किया? मिंटू के साथ हमने क्या किया? मिंटू को हमने अपने रेसिडेंशियल कैंपस में ला के रख दिया। वहां से हमने इसके सारे डिस्ट्रैक्शन हटा दिए। तो मिंटू के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। मिंटू इधर उधर मुंह भी नहीं मार पा रहा, और मिंटू डायरेक्टली हमारी क्लास में आ जा रहा है, पढ़ रहा है, टाइम पे सब कुछ कर रहा है। तो मिंटू का पढ़ने का नेचर था, है ना? बट मिंटू को क्या था? डिस्ट्रैक्शन बहुत था। तो मैंने उसके मुंह पे ऐसे पट्टा लगा दिया, अपने रेसिडेंशियल स्कूल में बांध के रख दिया उसको। तो अब डायरेक्टली क्लास आता है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है उसके पास। तो मिंटू वाला क्या हुआ? ये यहां भी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी नहीं है, तो इसको हम कहते हैं हमने फैसिलिटेट किया मैंने मिंटू की पढ़ाई, तो इसको हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, कि मिंटू को पूकी के जंजाल से हटाया और उसको अपने यहां भर्ती करा दिया। ठीक है, अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो तरह का होता है। पुकी का रोल बस इतना था, पुकी डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए थी। ठीक है, पुकी पढ़ती वढ़ती नहीं है। ठीक है, ठीक। अब अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें कि भैया मुझे बॉट लगाने हैं अपने क्लास में, मुझे जबरदस्ती बच्चे बिठाने हैं, है ना, माहौल बनाना है, माहौल बनाना है। तो कैसे बनेगा माहौल मेरी क्लास में? ये मेरी क्लास है, चश्मा मेरा है। ठीक है, अब मुझे अपनी क्लास में जबरदस्ती बच्चे बनने हैं। ठीक है, चाहे खर्चा हो जाए, पॉपुलर बनना है ना, इन्फ्लुएंजा बनना है। ठीक है, तो देखो, तो अब यहाँ पे दो लड़का था, एक बदमाश नाम था इसका, ठीक है, एक गुंडा सिंह नाम था इनका। ठीक है, बदमाश सिंह एंड गुंडा सिंह। ठीक है, अब इन दोनों को मुझे अपनी क्लास में बुलाना है। ठीक है, इन दोनों को मुझे
अपनी क्लास में बुलाना है। तो मैंने बदमाश सिंह को बोला, भाई इधर आओ, ठीक है, ये लो पकड़ो 10 रुपया, तुम्हें मेरी क्लास में आना है। मैंने पैसा खर्चा किया, है ना, बॉट लगाया, और ये बदमाश सिंह को बोला भैया मेरी क्लास में आ जाओ। खर्चा किया मैंने, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी लगाया, डायरेक्ट पैसा, ठीक है, डायरेक्ट पैसा। तो इस तरह को हम कहते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इस तरह को हम कहते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जहां पे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी लग रहा है उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। दूसरा जो गुंडा सिंह था, गुंडा सिंह पैसे पे नहीं आता था, गुंडा सिंह था एक नंबर का लड़कीबाज। तो हम पुकी को पैसे दे दिए और बोले पुकी यार मेरी क्लास में आ जाओ, है ना, ठीक है, पुकी को पैसा दिया, बोला पुकी यार मेरी क्लास में आ जाओ, ठीक है। पुकी ने पैसे लिए बकायदा, पुकी को भी पढ़ना नहीं था, ठीक है, तो पुकी को मैंने पैसे दिए। इसके चक्कर में गुंडा सिंह आ गया क्लास में, ठीक है, मेरे तो पैसे लगे ना, मुझे तो पुकी को देना पड़ा। तो जहां इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी है, जहां इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी है, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी दो तरह का होता है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। हम यहाँ पे जब पढ़ेंगे इस नोट्स में यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो देखो, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन of plasma membrane is transport of molecules across it. Membrane is selectively permeable, हमको पता है। अब यहाँ पे परमिएबिलिटी की अगर हम बात करें तो या तो फ्रीली परमिएबल हो सकता है, सेमी परमिएबल हो सकता है, और सेलेक्टिवली परमिएबल हो सकता है। तो सेलेक्टिवली परमिएबल अगर कोई मेम्ब्रेन है तो अलाउज मूवमेंट ऑफ बोथ सॉल्यूट्स एंड सॉल्वेंट एक्टिवली और पैसिवली, एक्टिवली और पैसिवली। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, दैट इज योर योर प्राइमरी, सॉरी, दैट इज योर सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। फ्रीली परमेबल मेम्ब्रेन किसी को भी आने जाने देता है, जैसे सेल वॉल हो गया। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सिर्फ सॉल्वेंट को आने देता है, जैसे सेलोफिन हो गया, है ना, ठीक है, ये चीज याद रखिए, ठीक है, सेलेक्टिवली परमेबल, ठीक, अच्छा। फिर क्या बोल रहा है, तो द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल टू सम मॉलिक्यूल्स, जो काम किए, प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ इट। मेनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, इसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। जैसे न्यूट्रल सॉल्यूट्स में मूव अक्रॉस मेम्ब्रेन बाय प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है, along the concentration gradient, मतलब फ्रॉम a region of higher to lower concentration। वाटर भी मूव कर सकता है फ्रॉम हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन, हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन वाटर, डाइल्यूट टू कंसेंट्रेटेड, याद रखिएगा। मूवमेंट ऑफ वाटर बट इज ऑस्मोसिस, ठीक है। एज द पोलर मॉलिक्यूल्स कैनॉट पास द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, तो क्या होता है, दे रिक्वायर अ कैरियर प्रोटीन टू फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट। A few ions or molecules are transported across the membrane against the concentration gradient। तो इस तरह को हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, Na+K+ पंप कह सकते हो, जहां पे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी लग रहा है, ठीक है। दूसरा होगा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज वाया सोडियम, सोडियम जाता है उसके साथ ग्लूकोज चला जाता है, ठीक है।
सिम्पोर्टर्स, सिम्पोर्ट एंटीपोर्ट तुम नहीं पढ़ते हो, तो यूनिपोर्ट मतलब एक बार में एक मॉलिक्यूल जा रहा है, सिम्पोर्ट मतलब एक बार में दो मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में जा रहा है, और एंटीपोर्ट एक सेम डायरेक्शन एक इधर, है ना, एक इधर एक इधर, ठीक है। अगर बनाना है तो बना लो, बट वैसे तो ये ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में था, बट अब हट गया यहाँ से। तो अगर कोई कैरियर प्रोटीन है और एक डायरेक्शन में एक जा रहा है, ये यूनिपोर्ट है। कैरियर प्रोटीन है और एक डायरेक्शन में दो जा रहा है, तो ये सिम्पोर्ट है। कैरियर प्रोटीन है और एक डायरेक्शन में इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो ये एंटीपोर्ट है, ठीक है। कोई दिक्कत? यहां तक हमने मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट भी देख लिया, ठीक। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, अगली क्लास में हम कर लेंगे आपका क्या, आगे वाला पार्ट, दैट इज सेल वॉल और एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक। चलो।